काउंटर करना है तो काउंटर कर डालो ना, लेकिन तर्क दो। ह्यूमैनिटीज में तो काउंटर करना ही ब्यूटी है, हमने तुम लोगों को काउंटर करना ही सिखाया है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो काउंटर करो ना, सिर्फ खंडन करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप काउंटर करके अल्टरनेटिव आर्गुमेंट दो। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगा, तो मुझे ही काउंटर करो ना, लेकिन उसके लिए आर्गुमेंट दो। काउंटर करने से मैं नहीं रोकता, मैं तो खुश होता हूं। ये जितना देर से मोहम्मद हबीब के विचारों पर प्रहार करके इरफान हबीब महान इतिहासकार बने, तो क्या बाप बेटा का संबंध टूट गया? तो तुम हमारे विचार को चैलेंज करोगे तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आर्गुमेंट दोगे तभी तो, और आर्गुमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में कोई एक विचार नहीं होता, मल्टी डायमेंशन होता है। लेकिन यूपीएससी में एक लिमिटेशन है, उसको समझना पड़ेगा। हमारी भारत की जो समन्वित संस्कृति है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है, धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव है, संवैधानिक मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है, इसके विरुद्ध नहीं जाना है। इसके अंदर तुमको जो भी लिखना है लिखो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, और रोकना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज तुम लोग समझ गए, बहुत खुशी है। अकबर ने अपने दरबार में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। यथा रामायण, महाभारत, लीलावती, पंचतंत्र, नल, दमयंती की कथा आदि। अपनी इबादत खाना में भी उसने संस्कृत विद्वानों का स्वागत किया था। जहांगीर ने भी इस परंपरा को जारी रखा। फिर शाहजहां के दरबार में संस्कृत के दो प्रमुख विद्वान यथा पंडित जगन्नाथ और कविंद्राचार्य सरस्वती जुड़े रहे थे। आगे दारा सिकोह ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण की परंपरा जारी रखी। उसके निरीक्षण में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया और उसे सीरत-ए-अकबर के नाम से प्रकाशित किया गया। सबसे बढ़कर उसने हिंदू विश्व दृष्टि एवं इस्लामी विश्व दृष्टि के बीच को समान बिंदुओं को खोजने का प्रयास किया और इसे इसके द्वारा लिखित पुस्तक मज्म ए बहरीन समुद्रों का मिलन में प्रकाशित किया गया। तो लिखने के लिए तो यही काफी है। क्या कुछ तथ्य को बढ़ाऊं या छोड़ दूं? देख लेता हूं, अगर कुछ काम कर रहा तो बढ़ा दूंगा, सॉरी, नहीं तो छोड़ दूंगा। छोड़ देता हूं। हाँ, काफी है, इतना रखो तुम, है ना। अब फैक्ट बढ़ाएंगे तुमको ज्यादा दिक्कत। अब यहां पर देखो, दूसरा वाला बिंदु देखो, मुगल काल में साहित्य का विकास। ये भी तुमको मैटर में ले जाना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बनता है मुगल काल में साहित्य के विकास पर, एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है, जो मैंने इसमें बुकलेट में भी दिया हुआ है। मुगल काल में साहित्य के विकास में, और देखो इसमें बहुत आसान है। मुगलों के अधीन अपार संसाधनों का संग्रह किया गया था। दिल्ली के सुल्तानों की तुलना में मुगल शासकों के द्वारा साहित्य एवं कला को विशेष संरक्षण दिया गया। ये सब बिंदु उठाना है। मुगल दरबार विद्वानों का मक्का था। विद्वानों का मक्का तो समझ ही रहे होगे। मुगल शासकों की साहित्यिक गतिविधियों में विशेष रुचि थी। कम से कम 2 मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी। उदाहरण के तुजुक बाबरी तुर्की में, तुजुक जहांगीरी फारसी में। 4 मुगल शासकों के द्वारा विभिन्न भाषा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए फारसी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृति, परंतु साथ ही भारतीय भाषाओं को भी संरक्षण दिया जाना, यथा संस्कृत को विशेष संरक्षण प्राप्त। इसके अतिरिक्त मुगल दरबार में हिंदी को भी प्रोत्साहन मिला, जैसे राजा मानसिंह हिंदी के कवि तथा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि। अभी यहाँ 2 नाम और जोड़ लो, बैरम खान और अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खान जानते ही होंगे, पिछले साल एक बुक ही आई थी बैरम खान के ऊपर। और अब्दुल रहीम खान खाना हाँ 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 हिंदी साहित्य के विकास में, महत्वपूर्ण हाँ 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 महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक लाइन के लिए जगह है तुम लोगों के पास? हाँ, लिखो तो। हाँ 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 ब्रज भाषा में लिखित रहीमन कवि की रचनाएं। हाँ, ब्रज भाषा में लिखित रहीमन कवि की रचनाएं
रहीमन कवि की रचनाएं रहीमन कवि की रचनाएं हिंदी साहित्य की महान धरोहर है। रहीमन कवि को तो जानते होंगे। हाँ, हिंदी साहित्य की महान धरोहर है। महान धरोहर है। अब नेक्स्ट वन है कि मुगलों ने धार्मिक सद्भाव की नीति ने सांस्कृतिक समन्वय को बल प्रदान किया। अकबर के अधीन अनुवाद विभाग की स्थापना तथा महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, उसमें रामायण महाभारत सब आ जाएगा। और नेक्स्ट है मुगल शासकों के द्वारा इतिहास लेखन को विशेष संरक्षण। कुछ फारसी ग्रंथों का नाम याद करना उदाहरण देने के लिए। अकबर में फैजी अकबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा, 2 अकबरनामा लिखे गए हैं, जिसको तुम आईने अकबरी कहते, वो अकबरनामा का ही हिस्सा था, तीसरा पुस्तक था वो जो उसके। निजामुद्दीन अहमद तबकाती अकबरी, जहांगीर मुतमिद खान इकबालनामा जहांगीरी तथा ख्वाजा कामगार मासीर आलमगीरी, सॉरी मासीर जहांगीरी करो, ख्वाजा कामगार मासीर जहांगीरी, मासीर जहांगीरी। और फिर वहां पर कॉमा दे दो, और कॉमा देके लिखो कि जहांगीर के द्वारा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, जहांगीर के द्वारा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी गई। तुजुक ए जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी गई। अब यहां आपको शाहजहां में अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा, मोहम्मद वारिश पादशाहनामा, अमीनी काजवीनी पादशाहनामा और औरंगजेब मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा। कुछ एक रचना है जिसका नाम याद रखना। भक्ति आंदोलन के कारण भी क्षेत्रीय साहित्य को प्रोत्साहन मिला, यथा महाराष्ट्र आंदोलन से मराठा साहित्य को अवधी भाषा तुलसीदास, ब्रज भाषा सूरदास, बंगला भाषा वृंदावन दास, राजस्थानी भाषा मीराबाई। अब ये तुम्हारे बुकलेट में दिए हुए हैं, ये सब 5, 6, 10 नाम को तुम लोग याद रखना तो फिर चलेगा। अब 2 क्लास हमें और लगेगा, ये मैटर भी लेके आना। एक बुधवार को हम लेंगे कमिंग वेडनेसडे को, और एक लेंगे सैटरडे को। और आप लोग तब तक क्या करोगे, एक संडे को टेस्ट दे दो, और संडे को टेस्ट केवल मुगल काल का अब तक का ले रहा हूं, मुगल काल अब तक का टेस्ट ले रहा हूं, और उसके बाद एक टेस्ट का डेट दूंगा जिसमें सल्तनत और मुगल काल मिला कर लूंगा। वो हम लास्ट क्लास जो सैटरडे जिस दिन फिनिश करेंगे उसी दिन आपको हम वो डेट दे देंगे। कल से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा। ओके।